हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना अमित तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल इसो का बायोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर की समझ के लिए सिर्फ थ्योरी ही नहीं, क्वेश्चंस भी काफी अहम होते हैं, उनकी प्रैक्टिस काफी अहम होती है। और इस सेशन में हम पिछले 15 साल के जितने भी सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ना कि उन्हें सॉल्व करेंगे बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, इवन एनसीईआरटी की जो लाइन जो डायरेक्ट पूछी जाती है उन सब पे काम करेंगे। तो बिना आपका समय गंवाए हुए आइए सीधे सेशन पे चलते हैं। चैप्टर बायोमोलिक्यूल नीट के एग्जाम के देने के पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। पूछ रहे हैं जो ट्रांजिशन स्टेट होती है जब आप सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं एंजाइम की मदद से, उस समय जो ट्रांजिशन स्टेट है ये परमानेंट है, अनस्टेबल है। तो परमानेंट नहीं है सर, ये ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल है। जी हाँ, ये ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल होती है। आपको याद होगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ये पूरी स्टेप्स होते हैं, पूरे सीक्वेंस हैं। और इसमें ये जो है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और ये बीच की जो स्टेज है ये क्या होती है? ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर। देखिए, आप कोएंजाइम को समझते होंगे, आपने होलो एंजाइम पढ़ा होगा। और होलो एंजाइम इक्वल टू लैक्टो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और कोफैक्टर में हम सभी लोग जानते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पार्ट होते हैं। दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल एक्टिवेटर। इसमें बात कर रहे हैं कोएंजाइम की। तो पहला सवाल, जो कोएंजाइम है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो यस, इट इज ऑर्गेनिक। पहली बात, ये ऑर्गेनिक है और ये एपोएंजाइम से लूजली अटैच्ड होता है। एक बात ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लिक एसिड है? जी नहीं। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? जी नहीं। क्या ये प्रोटीन है? नहीं सर, प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो अपोएंजाइम वाला पार्ट होता है। ये नॉन प्रोटीन है, ये नॉन प्रोटीन है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें आंसर बता दीजिए। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। जो कोएंजाइम्स हैं मोस्टली विटामिन होते हैं। कहेंगे सर कैसे? अगर आपके पास दो एग्जांपल हो, एनएडी और एनएडीपी, इन दोनों के अंदर जो कोएंजाइम्स जो हैं इनमें कौन है? अगर आप सवाल को ध्यान दें, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ एनएडी एंड एनएडीपी कौन है? फिर से सवाल बोल रहा हूं, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, तो विटामिन। कोएंजाइम्स के ढेर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? ढेर सारे कोएंजाइम्स के, दैट इज विटामिन। अब एक दूसरी बात, एनएडी और एनएडीपी एक कोएंजाइम है, उसमें कौन सा होगा? तो दैट इज नियासिन। यहाँ पे हमने कई बातें करी हैं। पहले तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं? तो होलो एंजाइम्स में एक पार्ट है होलो एंजाइम का, दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच्ड होता है। दूसरी बात, कोएंजाइम का पार्ट कौन है? तो विटामिन है। और एक दूसरी बात हमने करी, एनएडी और एनएडीपी का जो विटामिन वाला पार्ट है वो कौन सा? दैट इज नियासिन। तो कई सवाल हमने इसमें डिस्कस किए। आइए अगला क्वेश्चन। द फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। देखिए, अगर आपने ये बात पढ़ी होगी तो फॉस्फोग्लिसराइड पढ़ते वक्त आप जानते हैं कि कई प्रकार का होता है। दैट इज, एक तो आपने मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड पढ़ा है। उसमें क्या होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अलावा उसमें फास्फोरिक एसिड भी जोड़ दे तो आपका क्या हो गया? फॉस्फोग्लिसराइड हो गया। तो कह रहे हैं ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर ओनली अनसैचुरेटेड नहीं होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। तो ये पॉइंट ही गलत हो गया,
कह रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल ठीक है। एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, आप जानते हैं क्योंकि इसमें एस्टर बॉन्ड बनता है। जब भी हम बात करते हैं ग्लिसराइड की तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है, तो एस्टरिफाइड कह रहे हैं। टू विच ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, बिल्कुल ठीक बात है ये। यहाँ पे कह रहे हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एसिड एस्टरिफाइड टू फॉस्फेट, नहीं सर, टू ग्लिसरॉल। ओनली सैचुरेटेड से बेकार का पॉइंट हो गया। यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है। एक तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी जानते रहिएगा। फॉस्फोग्लिसराइड्स में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, ग्लिसरॉल होगा अलॉन्ग विद द फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लिसरॉल का नाम आपको बताना है, क्या ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ही है क्या, प्लीज चेक करिएगा। और भी यूपीएससी ने भी चेक कर सकते हैं, ये भी पूछा गया, तो सेकेंड आंसर हो गया। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट एंजाइम एक्शन। कह रहे हैं एंजाइम एक्शन को लेके कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसको बताना है। तो देखिए पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, तो सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम और प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम जो सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है वो उसके एक्टिव साइट से जुड़ता है। कह रहे एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। इस बात को समझने के पहले आपको एक बात समझनी होगी, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जहां पे सक्सिनेट को जुड़ना होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, जैसे सक्सिनिक एसिड है, ये जाकर के जुड़ता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, या सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, बोलिए जो आपकी श्रद्धा हो। लेकिन अब यहाँ पे मैलोनेट जो है ये हूबहू सक्सिनेट की जैसा होता है और जाके जुड़ जाता है और कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करता है। क्या करता है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, यानी एक प्रकार का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो मैलोनेट, हम मतलब रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैलोनेट का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए। जो मैलोनेट जाकर के किसके साथ जुड़ गया? एंजाइम के साथ जुड़ गया है और प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, सक्सिनेट का अमाउंट अगर हम बढ़ा दें तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का जो इफेक्ट है वो ओवरकम हो जाए। तो कह रहे हैं एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट, और यहां पे लिखा है नॉट रिवर्स, रिवर्स हो जाता है। जब ढेर सारा सक्सिनिक एसिड मिला देंगे तो मैलोनेट का इफेक्ट क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सवाल है ये, कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है। ए नॉन कॉम्पिटेटिव जैसी यहां कोई बात नहीं है। मैलोनेट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सारी बातें मतलब सारी बातें सही हैं, जो इनकरेक्ट है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अक्सर सवाल में देखना है कि पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट है। चलिए जी पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन डिक्रीजेस द केएम। देखिए केएम को समझने से पहले यहाँ पे डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, उसके पहले केएम को समझ लेते हैं होता क्या। तो देखिए केएम वो वैल्यू होती है 10, ये वो वैल्यू है, सबस्टेट की वो वैल्यू है जिसपे जो एंजाइम की रिएक्शन है वो बीमैक्स का हाफ हो जाए। दैट इज अ सबस्टेट कंसंट्रेशन। सबस्टेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी का हाफ हो जाता है, इसे ही मिचेलिस कांस्टेंट कहते हैं। अब हुआ क्या कि जो एंजाइम है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से इफेक्ट है, ग्रसित है। ऐसे केस में जो एंजाइम कम सबस्टेट की उपलब्धता में बीमैक्स को अचीव कर लेता था, तो ज्यादा सबस्टेट चाहिए होगा, और अगर ज्यादा सबस्टेट चाहिए होगा तो सबस्टेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। इट मींस द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्टेट। डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस, ध्यान रखिएगा। यानी अगर हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इफेक्ट हटाना है, कम करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को उतना ही रखना है, तो हमें जाहिर सी बात है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यही आपका इनकरेक्ट, यहाँ पे डिक्रीज का बजाय इंक्रीज होना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। A competitive inhibition inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of the enzyme substrate complex. ठीक है,
तो कुल मिला के आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट आंसर होगा, और ये बहुत बार पूछा गया है, मैं बार बार कह रहा हूं। आइए एंजाइम से रिलेटेड ही अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ को पहले पढ़ते हैं। ग्राफ क्या बता रहे हैं, देखो ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है, इस तरफ हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया हुआ है, इस तरफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन चल रही है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे सबस्टेट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, और हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। आप खुद देखें, ये एनर्जी ज्यादा है और ये एनर्जी कम है। तो अगर इधर की ज्यादा है और इधर की कम है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है। और अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? जी बताइए। यस, एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और भैया अगर ये एक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक बात कंफर्म हो गई कि दो ऑप्शन आपका कट गया, 1 और 3। दूसरी बात, हम सभी लोग ये जानते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो यहाँ पे एंजाइम नहीं है, यहाँ पे एंजाइम क्या है? एब्सेंट, इसीलिए ज्यादा है। और ये यहाँ पे एंजाइम है, और इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है? कम है। तो ए में एंजाइम है और एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और बी में एंजाइम नहीं है और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बस ये बात तो आप केमिस्ट्री से जानेंगे, डेल्टा एस नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। फिलहाल एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ए में एब्सेंस नहीं सर, ये गलत हो गया। एक्सोथर्मिक इंक्रीज रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। यस, बिल्कुल करेक्ट है। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 7. Which of the following least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? देखिए, कह रहे हैं कि अगर आप प्रोटीन की बात करते हो, 3D प्रोटीन की बात कर रहे हो, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड नहीं होगा? लीस्ट लाइकली मतलब कौन सा बॉन्ड नहीं होगा? देखिए, हम एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, टर्सरी प्रोटीन की बात करते हैं। टर्सरी प्रोटीन में एक बॉन्ड आपका कौन सा होगा? दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये भी पॉसिबल है। एक और नाम, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये भी पॉसिबल है। वंडरवॉल फोर्स, ये भी पॉसिबल है ना? कुल मिला के सिर्फ एस्टर बॉन्ड लीस्ट लाइकली, क्योंकि मैं क्लियर कर दूं, एस्टर बॉन्ड यहां पे नहीं बनता। अब अगर एस्टर बॉन्ड नहीं बनता है तो लीस्ट लाइकली इसको कह सकते हैं, एंड आंसर इज सेकंड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द आंसर इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम्स, आपके एनसीईआरटी ने कहा है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और ऑलमोस्ट कहते ही आंसर मन में आया कि कोई ऐसा है जो, यानी कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटीनेसियस नहीं होंगे, तो वो किसके होंगे? न्यूक्लिक एसिड। अब तुरंत मन में आता है, अगर वो न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में कौन से होंगे? दैट इज आरएनए होंगे या डीएनए होंगे? तो जी हाँ, डीएनए नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होंगे। अब आरएनए होंगे तो आरएनए में कौन से होंगे? तो याद रखिएगा, आरएनए में आर आरएनए होंगे, और आर आरएनए भी होगा तो कौन सा होगा? 23s आर आरएनए, एंड दैट इज नेम्ड एज राइबोजाइम। क्या बोलते हैं इनको? राइबोजाइम। याद रखिए, ठीक है, आंसर राइबोजाइम 4। बाकी कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा इसमें से गलत है?
पहला, सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, बिल्कुल सुक्रोज डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो बना होता है, किसका बना होता है? दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड है कि नहीं? दूसरा, सेलुलोज इज ए पॉलीसेक्राइड, बिल्कुल सही बात है। बीटा डी ग्लूकोज, किसका? बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। 1,4 लिंकेज है। यूरेसिल इज प्रिमिडीन, बिल्कुल करेक्ट बात है, यूरेसिल प्रिमिडीन है। यूरेसिल, एडनीन ग्वानिन जो आपका है वो क्या है? एडनीन और ग्वानिन, ये प्यूरिन है। बाकी थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये सब क्या है? प्रिमिडीन। और प्रिमिडीन में अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रिमिडीन में नाइट्रोजन की लोकेशन कहाँ है? 1379 स्ट्रक्चर देखिएगा। और प्यूरिन में 1,3 नाइट्रोजन की लोकेशन की बात कर रहा हूं। आइए, ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। देखिए, ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एक बात। दूसरी बात, बेसिक मतलब बहुत ही नॉर्मल सा है, जो बेस है बेसिकली, ऐसे कह सकते हैं। और जो इसका आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ग्लाइसिन के अगर स्ट्रक्चर पर जाएंगे, स्टडी में जाके देख लीजिएगा। फिलहाल ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग नहीं है। कहेंगे सर कौन होता है? तो सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is also done and the fourth is the correct answer. Which of the following are not polymeric? कौन सा है इसमें जो पॉलीमेरिक नहीं है? देखिए, प्रोटीन, प्रोटीन किसका पॉलीमर है? प्रोटीन में ढेर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स ढेर सारे हैं, हेट्रोपॉलीमर है। पॉलीसेक्राइड में भी ढेर सारे मोनोसेक्राइड है, ये भी हेट्रोपॉलीमर, मतलब कहीं ना कहीं हेट्रो और होमो दोनों हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना होता है, ये भी कहीं ना कहीं पॉलीमर बनाता है, यानी लिपिड पॉलीमर नहीं बनाता, लिपिड पॉलीमर नहीं बनाता। और आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर आप बात करें लिपिड की, नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक बात। दूसरा, नॉट फॉर पॉलीमर। और तीसरी जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल। ये बात तीनों आपको याद रखनी है, लिपिड करके प्लीज मार्क कर लें। आंसर थर्ड हो गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। 11 करने के पहले आपको एक बात याद रखनी, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, कह रहे कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। पहले एक बात दोबारा, वैसे तो जो एंजाइम्स हैं या तो वो सिंपल होते हैं और या तो कॉन्जुगेटेड होते हैं। फिलहाल हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात कर रहे हैं, पूरा केस आपके सामने है। होलो एंजाइम, एंड दैट इज, दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट है एंजाइम, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है, दैट इज कोफैक्टर। ठीक है, दैट इज प्रोटीन पार्ट। और जो कोफैक्टर है ये आपका है नॉन प्रोटीन। जो कोफैक्टर है ये खुद ही दो प्रकार का है, मतलब दो पार्ट से बेसिकली मिलकर बना है, लेकिन मैं तीन पार्ट कर दूंगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे हम दो बोल रहे थे। चलो, एक आपका हो जाएगा दैट इज प्रोस्थेरिक ग्रुप, दूसरा हो जाएगा कोएंजाइम, और तीसरा हो जाएगा मेटल एक्टिवेट। ठीक है, यहां पे भी दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये आपका है ऑर्गेनिक और लूजली अटैच्ड है। बार बार ये आएगा तो हम लोग एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं, लूजली अटैच्ड है। और ये भी ऑर्गेनिक है, और ये टाइटली या फॉर्मली अटैच्ड होता है।
टाइटली अटैच्ड होगा। ठीक है, अब इसमें से आंसर ढूंढ लेते हैं, देखें क्या आंसर आता है। तो होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये बात ठीक है, क्योंकि को एंजाइम बराबर एपो एंजाइम ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत है और ये तो उल्टा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे को एंजाइम लिखा है, को फैक्टर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक फॉर द शुगर। शुगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका है कार्बोनिल और दूसरा आपका है OH। ये याद कर लीजिए, केमिस्ट्री का सवाल है। तो हाइड्रोक्सिल मेथाइल नहीं सर, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, दोनों पॉइंट, दैट इज 4 पॉइंट्स। इसमें बहुत समझने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए एक नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज कॉल्ड जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन साहब ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे काम किया और उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस करी, एनालिसिस किया, किसकी एनालिसिस किया? प्रोटीन के कंफर्मेशन की एनालिसिस किया, कंफर्मेशनल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन, और इसी को रामचंद्रन प्लॉट कहा जाता है। ठीक है, तो जीएन रामचंद्रन के नाम के सम्मान में जो उन्होंने काम किया था प्रोटीन पे, उसी को रामचंद्रन प्लॉट की बात करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? अच्छा, कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है? हमारे सिलेबस में एक ही नाम है, ग्लूट 4, ग्लूट 4, और इसमें लिखा था enables the glucose transport, enables the glucose transport, आंसर इज ग्लूट 4। ये प्रोटीन का जहां फंक्शन दिया हुआ है वहां ये सारी बातें हमें डिटेल में दी हुई है। अगले सवाल, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, भी हमने जो समझाया है उसी पर दोबारा सवाल है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को, और कोफैक्टर में, अब आप समझिएगा, ठीक है, आइए, कोएंजाइम और द मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड, नहीं, अब आप यही लिख लीजिएगा, टाइटली बाउंड जैसी चीज सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। कि कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव एंजाइम, नाम इसका होलो एंजाइम है, बाउंड टू प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नोन एज एपो एंजाइम, नहीं सर, कंप्लीट जो एंजाइम है उसे होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये भी, ए भी गलत है और बी भी गलत है, ठीक है, दोनों आपका इनकरेक्ट है, इसमें हम लोग समझा चुके हैं। A and B both are false, कोई ऑप्शन है? यस, बोथ A B are false। कुल मिला के इस टॉपिक पे जरूर कमांड रखिएगा जिससे कि सवाल बन जाए आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट, फिर से वही सवाल, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये डिफर है किससे? कोएंजाइम से। कैसे डिफर है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, सब दोनों ऑर्गेनिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, दो के दोनों ऑर्गेनिक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली अटैच्ड होता है एपो एंजाइम से, और ये लूजली अटैच्ड होता है को एंजाइम से। तो कह रहे दे रिक्वायर मेटल आयन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू को एंजाइम, ये बात ठीक है। देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट, ऐसी कोई बात नहीं है। दे कैन सर्व एज को-फैक्टर द नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, देखिए दोनों सर्व करते हैं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। तो चूंकि ये टाइटली बाउंड है इसलिए ये डिफर करता है कोएंजाइम से, आंसर इज सेकंड।
अगला मैचिंग करनी है, आइए पढ़ते हैं। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। देखिए कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए अभी हमने एक नाम लिया था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ जो सक्सिनेट जुड़ता है वहां मैलोनेट जुड़ गया था, तो ए का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। पॉजिटिव पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको सिर्फ कहां मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा। कोलेजन इज द प्रोटीन। कोलेजन क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन इन एनिमल्स। ये मतलब ये जो कोलेजन है ये इवन, और चूंकि प्रोटीन है इसलिए इसमें पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बात, और ये प्रोटीन है तो यहाँ कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा आंसर, यस बी। बी का पॉइंट इसके साथ आ जाएगा 4 के साथ, तो बी का हो गया 4। तीसरा, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट इज काइटिन। ठीक है, तो सी का अगेन थर्ड। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, रिशन, क्या हो जाएगा, रिशन। तो डी का जो आपका हो जाएगा दैट इज 1। ए का सेकेंड, बी का 4, यस फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, आ सकता है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़े उसके पहले एक बात और बोलनी है, वो क्या, प्रोटीन अगर मोस्ट अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन है तो प्लांट वर्ल्ड में कौन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड रूबिस्को। ये भी याद रखिएगा, रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, लिपिड्स के बारे में आपको सही और गलत बताने हैं। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं सर, ये गलत होगा, सैचुरेटेड बोला जाएगा। लेस्थिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये बात ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये याद रख लीजिएगा, ये इसका नाम है ग्लिसरॉल का, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये बनता कैसे है बेसिकली, CH2H, CHOH एंड CH2H। आप देख लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 तीन तीन आपके पास अल्कोहल है, इसलिए इसको ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेन, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला जाता है। तो ये भी आपका सही है। पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक, इसमें 16 कार्बन होते हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट है, गलत हो गया। एराग्रोनिक एसिड हैज 16 कार्बन, नहीं सर, इसमें 20 कार्बन होते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। आंसर बी एंड सी, कोई ऑप्शन है, यस। तो लिपिड के बारे में आप देखिए, हम लोगों ने कम से कम 10-12 पॉइंट डिस्कस किए, यही इस सेशन की खूबसूरती है और इसी से आपको फायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्कोलाइड। एल्कोलाइड में अगर आप जाएंगे तो देखिए कोडीन एल्कोलाइड है, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, कोडीन एल्कोलाइड है, इसमें एक और नाम जोड़ दीजिएगा, मार्फिन भी एल्कोलाइड है, जिसे पॉपेवर सोमनिफेरम भी कहा जाता है। टॉक्सन्स, एब्रिन एंड रिशन, ये लैक्टिन्स कॉन्कावेलिनी, ठीक है। और इस ड्रग्स में अगर आप देखें तो विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, ये है। यानी कुल मिला के आपका जो फोर्थ आंसर है ये इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन वही मैचिंग, प्रोटीन। प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड कहां मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, यानी ए का फोर, दो ऑप्शन गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी बी का फर्स्ट। और बी का फर्स्ट किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में है, अभी और चेक करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अगर आप देखें तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड का होता है, यानी सी का सेकंड, सी का सेकंड है। और पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये जो तीनों बॉन्ड बने हैं इसमें डिहाइड्रेशन होता है, याद रखिएगा। ये कंडेंसेशन सिंथेसिस, मतलब कंडेंसेशन की बात करते हैं, यानी इन सब में H2O एलिमिनेशन होता है जब भी बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा।
हाई। तो 20 का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, ये 20 का 1। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंपोज्ड ऑफ। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? तो देखिए, ये सिंपली याद रखिएगा, काइटिन का बना होता है। और काइटिन में नाम है नाग, दैट इज एन एसिटिल या एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन या गैलेक्टोसामिन, दोनों आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इवन काइटिन आपके फंजाई में भी है, फंजाई के सेल वॉल में भी पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राइट, कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लिपिड। देखिए, फिर से लिपिड के बारे में बात करें, क्योंकि लिपिड पे हमारी पकड़ कम होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। कैसे? लेस्थिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, नहीं, इसे फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या होगा? फास्फोलिपिड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर पजेस वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं सर, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब हम सैचुरेटेड की बात कर सकते हैं। दोनों गलत हो गया। गिंगली आयल, तिल का तेल, has lower melting point, hence remains oil in winter. इसके पास lower melting point होता है, इसलिए विंटर में भी तेल बना रहता है। Lipids are generally insoluble in water, but soluble in some organic solvent. ठीक है ये बात। When fatty acid is esterified with glycerol, मोनोग्लिसराइड और फॉर्म। देखिए, when A अगर लिखा होता तो ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है ये। When a fatty acid esterified with glycerol, then monoglyceride, ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है। तो ए और बी आपका जो है ये दोनों इनकरेक्ट है, तो हमारे पास आंसर हो गया सी डी ई। कोई है? सी डी ई, यस यस, बिल्कुल फर्स्ट आंसर हो जाएगा सी डी ई। अच्छा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अभी हमने आपसे कहा था जब भी बॉन्ड बनेगा तो डिहाइड्रेशन, तो नाम ही लिख दिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब H2O एलिमिनेट होगा। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और माल्टोज बन रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर फार्मूला ग्लूकोज का ये है, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ माल्टोज। ठीक है, माल्टोज का फार्मूला पूछ रहे हैं। इनडायरेक्टली आपसे कुछ और जानना चाह रहे हैं, जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों मोनोसैकेराइड है, और इन दोनों को अगर जोड़ना है तो जाहिर सी बात है, जब ये जुड़ेंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके पहले H2O एलिमिनेट कराना जरूरी है। अगर आप इस पूरे में कैलकुलेट करें तो C12H24 एंड O12 हो जाएगा। सिर्फ आप H2O घटा दीजिए तो C12H22O11, इससे हो पाएगा क्या? देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। सिंपल, कैसे? एक आपको सिर्फ ऑक्सीजन जोड़ दें तो 12 पूरा हो जाएगा, और अगर दो और जोड़ दें 24 हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का सवाल है, बट हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये बायो में आता है। आपको ये ज्यादा अच्छे से पता है, बट फिर भी हमने आपको समझा दिया। फर्स्ट C12H22O11, बाकी 24 20 ये सब कोई मतलब नहीं रखता। 24, यस। अगेन कुछ इसमें से 5-6 सवालों पूछ लेते हैं। कैसे? ये देखिए, एडेनिन। एडेनिन आप जानते हैं एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। प्यूरिन है, अभी हमने बात किया था एडेनिन प्यूरिन में दो नाम है, एडेनिन एंड ग्वानिन, दोनों आपके पास हैं। तो ए किसके साथ चला जाएगा? 4 के साथ, और A4 यानी दो ऑप्शन ये गए। एंथोसायनिन, एंथोसायनिन एक पिगमेंट है, और पिगमेंट में लिख लीजिएगा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। कैसा है? वाटर सॉल्युबल, यानी बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट। सी टाइटन, पॉलीसैकेराइड है, आर्थ्रोपोडा में है, फंजाई में है। कोडीन, कोडीन एक एल्कोलाइड है, मॉर्फिन एक एल्कोलाइड है, तो डी किसके साथ जाएगा? थर्ड के साथ जाएगा। कई इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, आंसर तो हमारे पास आ गया है, आंसर इज फर्स्ट। तो एडनीन प्यूरिन है, एंथोसायनिन एक पिगमेंट है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, और कोडिन एक एल्कलॉइड है, मॉर्फिन एक एल्कलॉइड है। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज। देखिए, जो प्राइमरी प्रोटीन है, बेसिकली प्राइमरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये ढेर सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं। इधर का जो टर्मिनल है वो सी टर्मिनल है, और इधर का जो टर्मिनल है वो एन टर्मिनल है, सीधे एक लाइन।
इसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और चूंकि इसमें ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड है इसीलिए ये है। तो दे आर द लीनियर चेन, इसलिए ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है, नहीं सर। दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर, ये बात ठीक है, बट सक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये बात सही है, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्राइमरी जो प्रोटीन है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। तो ये एक के बाद एक जो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। बीच में जो बॉन्ड है कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। Alright. लेकिन प्राइमरी प्रोटीन को याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन शो करते हैं, लेफ्ट साइड में एन टर्मिनल, राइट साइड में सी टर्मिनल, लेफ्ट साइड में पहला अमीनो एसिड, राइट साइड में लास्ट अमीनो एसिड, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, अमीनो एसिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड C डबल H ग्रुप। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें आयोनाइजेबल नेचर पाया जाता है NH2 और C2 की वजह से। have the different structure at different pH। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट एज ड्यूटेराइन फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच, यानी अमीनो एसिड NH2 रखता है, सेलुलोज रखता है और ये ड्यूटेराइन बनाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस के रेफरेंस में। तो फिलहाल ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आप इसे मार्क कर लें। कोई ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यस। ड्यूटेराइन भी बनाता है और अनएडिबल नेचर तो सही कर रहा है, एक ही बात है दोनों। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसको केमिस्ट्री से भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन द एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 H2O एंड O2। अब यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे कह रहे हैं कि द इन द एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 द प्रोस्टेरिक ग्रुप इज। सबसे पहली बात तो आप एंजाइम जाने कि कौन सा एंजाइम यहाँ है, तो कैटलिस और परऑक्सीडेज, दो सवाल आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है वो। भाई आप जब जानेंगे कौन सा एंजाइम यहाँ काम करे तब तो उसका प्रोस्टेरिक ग्रुप बता पाएंगे। अच्छा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है ये कोएंजाइम है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इसका विटामिन वाला जो मेन पार्ट है नियासिन, हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, तो आंसर ही नहीं होगा, नियासिन हो ही नहीं सकता। जिंक जो है, जिंक, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक नोट कर लीजिएगा। और दूसरा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दो एंजाइम का ये मेटल एक्टिवेटर है, जिंक। ये बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मेटल एक्टिवेटर कौन है, तो जिंक, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कौन है, तो अगेन जिंक। तो ये, अच्छा, एक ही बात बची, हीम। तो आप ये याद कर लें, हीम इज द प्रोस्टेरिक ग्रुप ऑफ कैटलेज एंड परऑक्सीडेज। ये काफी अच्छा सवाल है, प्लीज मार्क इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, cellulose does not form blue color with iodine because, देखिए सेलुलोज ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं बना पाता, जबकि स्टार्च बना लेता है, स्टार्च बना लेता है। क्यों नहीं बना पाता, मैं क्लियर बता दूं। सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, जबकि स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसी वजह से नहीं होता और उसी हेलिसिस में चीजें फंस जाती हैं। तो इट इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये नहीं बना पाता। बाकी सारे पॉइंट्स निराधार हैं। ये बात बहुत बार पूछी भी गई है कि क्यों नहीं बना पाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। पहला, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेज, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब टेम्परेचर कम होता है तो एंजाइम थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, और whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा, जनरली कहते हैं कि 40 डिग्री के ऊपर एंजाइम जो हैं ये डीनेचर्ड हो जाते हैं और फिर दोबारा रीनेचर्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पर रखे थे तो दोबारा काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लो टेम्परेचर पे तो एंजाइम बचा रहेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर्ड हो जाएगा और फिर काम नहीं करेगा। When the inhibitor, तो ये बात बिल्कुल सही है, when the inhibitor closely resembles the substrate, जब इनहिबिटर मैलोनेट सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड के जैसा दिखता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मैंने पहले भी कहा,
जब मैलोनेट सक्सिनेट के जैसा दिखेगा तभी वो जाके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ जुड़ पाएगा और कॉम्पिटिटिव इन्यूशन करेगा। तो दोनों बातें सही हैं। बहुत प्यारा सवाल है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, दे बोथ आर ट्रू। यस, फोर्थ। दो के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? बिल्कुल सही है। एग्जाम में सवाल यहां से आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। ग्लूट फोर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ग्लूट फोर का क्या फंक्शन है? तो ग्लूट फोर जो है ये एनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ए का आपका क्या हो गया? फोर हो गया। दूसरा, यानी ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीनिसियस हार्मोन है। अगर आप बताना चाहें तो इंसुलिन जो आपका प्रोटीनिसियस हार्मोन है, इसके रिसेप्टर्स कहां मिलेंगे? मेम्ब्रेन पे या इंट्रासेलुलर? ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। कोलेजन, दैट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मोस्ट abundant protein in animal world. Again I'm telling this. तो ए का फोर, बी का फर्स्ट, ए का फोर, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। बिल्कुल, आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। 30 का थर्ड। नो, ठीक है। ए का फोर, बी का वन, सी का सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट। अगली 31, मैच द लिस्ट विद वन एंड टू। फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है। लाइपेज, अब लाइपेज या लिपिड की बात कर रहे हैं, तो लिपिड में आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड बनेगा। न्यूक्लियसेस यानी न्यूक्लिक एसिड की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो फिलहाल एमाइलेज जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो सारे बॉन्ड बता दीजिए। तो प्रोटीज में आपको मिलेगा क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइलेज में मिलेगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। लाइपेज में मिलेगा एस्टर बॉन्ड। बड़ी याद करने वाली बात है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो आपका लाइपेजेस है तो हो गया। अब न्यूक्लियस में आपके पास फास्फोरेस्टर चेक कर लीजिए। ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर, सी का वन एंड डी का थर्ड। ये आपको याद करना है सीधे। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोटीन में आपके पास कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, लाइपेज में एस्टर बॉन्ड, और एमाइलेज में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। एंड दैट आंसर इज फर्स्ट। एक बात याद रखना है, बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बॉन्ड्स हैं जो सबके बनने में H2O का रिमूवल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32। Regarding the catalytic cycle of the enzyme action, select the correct sequential steps. को मैंने बना के दिखाया था। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस सॉरी, एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम प्रोडक्ट, देन एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। ये क्वेश्चन पे आ रहा था। सबसे लास्ट में क्या होगा? देखिए, अगर पूरी इक्वेशन सबसे लास्ट में क्या होगा, तो सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे सबस्टेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। सबसे पहला काम होगा, सबस्टेट किसके साथ जुड़ेगा? एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा। सबसे पहला काम है ये। और सबसे लास्ट काम क्या होगा? फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर। अब देखिए, जो फ्री एंजाइम है ये अब जाकर के दूसरे सबस्टेट के साथ जुड़ेगा। ये लास्ट स्टेप है। और ये आपका क्या है? पहला एंजाइम सबस्टेट के साथ जोड़ रहा है, यानी सबसे पहले तो आपका होगा ई। उसके बाद दूसरा क्या होगा? सबस्टेट जोड़ने के बाद यानी केमिकल बॉन्ड टू द सबस्टेट ब्रोकन। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद केमिकल बॉन्ड टूटेंगे, यानी इसके बाद होगा डी। एक चीज और, पहले ई होगा फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखिए सबस्टेट, ई के बाद ई, उसके बाद फिर बॉन्ड्स के टूटने की बात होगी, केमिकल बॉन्ड के बाद बनने की बात होगी। तो पहले
एंजाइम से जुड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सेकेंड स्टेप। और तीसरा, अब इसके बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बन के प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज डी। ये आपका हो गया डी। अगली बात, फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, और फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए साइड में आपके पास प्रोडक्ट दिख रहा होगा, तो फिर बनेगा सी, और फाइनली सबसे लास्ट में पी। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, फिट होगा, ओके, हाँ या ना बोलिए। सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, ई हो गया। उसके बाद अगला ए क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। फिर डी, डी क्या है, केमिकल बॉन्ड टूटेंगे। उसके बाद सी, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। एंड फाइनली एंजाइम किसी और के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, जी बताइए। आंसर सुबी थर्ड, थर्ड ई ए डी सी बी, अच्छा पॉइंट है। 33, एडनोसिन। एडनोसिन क्या है, देखो एडेनिन प्लस, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एडिनोसिन, एडिनोसिन, एंड दैट इज न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस एडिनोसिन के साथ अगर हम क्या जोड़ दें, फॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनाइलेट, एडिनाइलेट। एडनोसिन, एडनाइलेट या एडनाइलिक एसिड एक ही बात है। एडनोसिन किसके साथ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड के साथ जाएगा, एक थर्ड, यानी एक गया। एडनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के साथ जाएगा, ओके। तो बी का सेकंड, ए का थर्ड और बी का सेकंड, अभी भी दो हो सकते हैं। सी, एडनीन, नाइट्रोजनस बेसिस, सी का वन, सी का वन किसी में, यस सीसी में। और डी, एलिनीन एक अमीनो एसिड है, सेकंड आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है कि बार बार मैचिंग से पूछ करके आपसे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश हो रही है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। देख के बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है एस जी प्लस एस डैश, और बाद में एस अलग हो गया और एस डैश जी के साथ हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये जो जी है ये इसके पास आ गया है, कुछ कोई ना कोई ट्रांसफर होने वाली बात हो रही है। और ट्रांसफर में ट्रांसफेरेजेस की बात हो रही है, ट्रांसफर हो रही है चीजें। जैसे ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज काम करता है, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देता है एटीपी से। देखिए लाइसिस नहीं होगा, क्योंकि लाइसिस जो है एक प्रकार का ब्रेकडाउन है मॉलिक्यूल का, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे में, विदाउट यूज ऑफ H2। लाइगेज में हम मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू है। हाइड्रोलेज में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। लाइजेज में भी तोड़ते हैं, लेकिन वाटर की एब्सेंस में करते हैं। और फोर्थ में वाटर की प्रेजेंस में करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, आई थिंक 2025 का ही सवाल है, 2025 में 3 सवाल पूछे गए थे, 24 में भी 3 सवाल पूछे गए थे, यानी बायोमॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट है। Which of the following enzyme contain heme, heme as a prosthetic group? अभी हमने कहा था catalase and peroxidase, ये दो एंजाइम ऐसे हैं जिनमें हीम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। बट एक नाम और, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक जो है ये मेटल एक्टिवेटर है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और दो बातें मुझे और आपसे बतानी है यही, कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इस पर लास्ट में बोल रहा हूं, हो सकता है यही सवाल एग्जाम में आ जाए। ऑर्गेनिक पार्ट है, लास्ट में बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक पार्ट है। और दूसरा, अभी पिछले सवाल में एक डिस्कस भी किया था, और दूसरा ये टाइटली अटैच्ड होता है, टाइटली अटैच्ड होता है। तो ये तो थे आपके 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस, जिनमें मैंने जो भी सम अप हो सकती थी चीजें उस पर काफी काम किया है। और आप इसको जरूर देखिए, अच्छे से अपना फायदा उठाइए, नीट को एग्जाम को दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।